स्वागत, अभिनंदन। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज हम एक महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। उस टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान के स्रोत। इस टॉपिक के अंतर्गत हम भारतीय संविधान के स्रोतों के बारे में चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ था उस समय किस देश से हमने कौन सा स्रोत ग्रहण किया था। प्रतियोगिता परीक्षा में कई बार ऐसा एक प्रश्न आ जाता है कि इंग्लैंड से हमने क्या ग्रहण किया, ऑस्ट्रेलिया से क्या ग्रहण किया, अमेरिका से क्या किया, रूस से क्या किया, जर्मनी से क्या किया, जापान से क्या किया, दक्षिण अफ्रीका से क्या किया। तो इस प्रकार के प्रावधान को हम पढ़ेंगे, देश के बारे में चर्चा करेंगे, उस देश से जो चीज़ हमने ग्रहण किए, जो प्रावधान ग्रहण किए उनके बारे में चर्चा करेंगे और दोनों के बारे में इस प्रकार विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे कि ताकि प्रतियोगिता परीक्षा में आपका किसी भी प्रकार कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो। अब हम बातचीत करेंगे, सबसे पहले बातचीत करेंगे अमेरिका के बारे में कि हमने भारतीय संविधान के अंतर्गत अमेरिका से क्या क्या स्रोतों को ग्रहण किया है। पहले स्रोत की बात करें तो हम बातचीत करेंगे अमेरिका से हमने उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण किया है। मैं एक बार मेरी बात को पुनः दोहराता हूं, हम बातचीत कर रहे हैं अमेरिका के बारे में कि अमेरिका से हमने क्या ग्रहण किया। तो अमेरिका से हमने उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण किया। वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति का जो पद है भारत में, इस पद का जो प्रावधान है वो हमने अमेरिका से ग्रहण किया है। दूसरी बात, अगर हम बातचीत करें मूल अधिकार के बारे में कि मूल अधिकार का जो प्रावधान है ये पूरा का पूरा जो प्रावधान हमने अमेरिका से ग्रहण किया है। वर्तमान में भारत में जो मूल अधिकार है, इनका जो प्रावधान है, इनकी जो प्रक्रिया है, ये पूरी की पूरी हमने कहाँ से ग्रहण किया है? अमेरिका से ग्रहण किया है। एक एक प्रावधान के बारे में चर्चा कर लेते हैं और इससे संबंधी बनने वाले प्रश्नों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जिस देश का नाम है वो देश है अमेरिका, कि अमेरिका से हमने क्या क्या ग्रहण किया है। अमेरिका की बात करें, नंबर 1 पर आता है उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का जो पद है वो हमने अमेरिका से ग्रहण किया है। लेकिन उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो उस अनुच्छेद का नाम है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में किया गया है। अगर आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 का जब अध्ययन करते हैं तो आपको उपराष्ट्रपति की जानकारी मिलती है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। तो इसमें यहाँ कुछ बातें और लिख लेते हैं। उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान, उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका में लिया है। भारतीय संविधान के संदर्भ में बातचीत करें तो अनुच्छेद 63 में इस चीज़ का उल्लेख मिलता है और 64 में ये मिलता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। पहला प्रावधान उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से ग्रहण किया है। अनुच्छेदों के बारे में चर्चा हो गई कि अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। 2 अनुच्छेद के बारे में चर्चा हो गई, पद के बारे में चर्चा हो गई और एक देश के बारे में चर्चा हो गई। इसी क्रम में बातचीत करें, मूल अधिकार का जो प्रावधान है वो भी हमने अमेरिका से ग्रहण किया है। तो नंबर 2 पे यहाँ लिख लेते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार का जो प्रावधान है वो हमने किस देश से ग्रहण किया है? तो वो है अमेरिका। अमेरिका से हमने मूल अधिकार का प्रावधान किया। लेकिन वर्तमान अगर भारतीय संविधान की बातचीत करें तो भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का प्रावधान है, किस अनुच्छेद में मूल अधिकार का प्रावधान है? तो अनुच्छेद की बात करें तो 1235। अगर हम बातचीत करें भाग 3, तो भाग 3 में मूल अधिकार के बारे में जानकारी मिलती है। भाग 3 के अलावा अगर हम अनुच्छेद 12 से 35 का अध्ययन करते हैं तो इसमें भी मूल अधिकार के बारे में जानकारी मिलती है। तो अगर आपको पूछे भाग 3 में किसका प्रावधान है तो मूल अधिकार का, 12 से 35 अनुच्छेद में किसका प्रावधान है तो मूल अधिकार का प्रावधान है। नंबर 3 पे प्रावधान के बारे में बातचीत करें कि अमेरिका से क्या ग्रहण किया है। अमेरिका से ग्रहण किया न्यायपालिका की स्वतंत्रता।
वर्तमान में भारत देश में जो न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, ये पूरी की पूरी जो स्वतंत्रता है, ये स्वतंत्रता का जो प्रक्रिया है वो हमने अमेरिका से ग्रहण की है। न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से निर्णय देती है, स्वतंत्र रूप से निर्णय सुनाती है, स्वतंत्र रूप से काम करती है और उनको पूरा का पूरा स्वतंत्रता का अधिकार है। ये जो अधिकार, जो न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता की जो प्रक्रिया है वो हमने किस देश से ग्रहण की है, वो उस देश का नाम है अमेरिका। तो नंबर 3 पे हम यहाँ लिख देते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता की जो प्रक्रिया है वो हमने किस देश से ग्रहण की है, उस देश का नाम है अमेरिका। अब हम बातचीत करेंगे कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाअभियोग की जो प्रक्रिया लाई जाती है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में उल्लेखित है, ये जो प्रक्रिया है ये हमने कहाँ से ग्रहण की है, तो उस देश का नाम है अमेरिका। एक बार मैं मेरी बात को पुनः दोहराता हूँ कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाअभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है, इस प्रक्रिया का प्रावधान हमने कहाँ से ग्रहण किया, तो उस देश का नाम है अमेरिका। वर्तमान में भारतीय संविधान की अगर बातचीत करें तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाअभियोग की जो प्रक्रिया लाई जाती है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत लाई जाती है, तो उस अनुच्छेद का नाम है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61। तो हम यहाँ नंबर 4 पर बातचीत कर लेते हैं। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाअभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाअभियोग की प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। और महाअभियोग की प्रक्रिया एक ऐसा पद है राष्ट्रपति जिसको हटाने के लिए महाअभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। बाकी भारत में किसी भी पद को हटाने के लिए महाअभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान नहीं किया गया। महाअभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान का मतलब ये होता है कि जब संविधान पर जब अतिक्रमण करता है, संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन करता है, तो उस व्यक्ति के लिए महाअभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है, उस पद का नाम है राष्ट्रपति। और महाअभियोग की जो प्रक्रिया लाई जाती है, वर्तमान अगर भारतीय संविधान की बात करें तो अनुच्छेद 61 में इस चीज़ का प्रावधान किया गया है। अभी हमने 3 अनुच्छेदों के बारे में चर्चा कर ली। एक अनुच्छेद है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61, एक है 63, एक है 64। इसी क्रम में आगे हम बातचीत करते हैं कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सुपर कमांडर होता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सुपर कमांडर होता है। तीनों सेना, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तीनों का सुपर कमांडर होता है। ये जो प्रक्रिया है, ये जो पद है, ये जो प्रावधान है, ये भी हमने अमेरिका से ग्रहण किया है। और इस चीज़ का जो प्रावधान वर्तमान भारतीय संविधान की बात करें तो अनुच्छेद 53 में इस चीज़ का उल्लेख मिलता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 यह कहता है कि राष्ट्रपति राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सुपर कमांडर होता है। तो हम यहाँ बातचीत कर लेते हैं नंबर 5 पर। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सुपर कमांडर होता है। और ये वर्तमान भारतीय संविधान की बात करें तो उस संविधान के अनुच्छेद है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53। इसी क्रम में हम बातचीत कर रहे हैं आगे 6 नंबर पे बातचीत करेंगे उपराष्ट्रपति का पद, मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाअभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सुपर कमांडर होता है। इनके बारे में चर्चा कर ली है। इसी क्रम में आगे चर्चा करते हैं कि आगे भी कोई और भी प्रावधान लिए गए, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक है जनहित याचिका। पहले इनको एक बार हम पुनः दोहरा लेते हैं, इनके बारे में बातचीत करते हैं। हम जिस देश की बात करें उस देश का नाम है अमेरिका। अमेरिका से हमने उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान लिया है। और उपराष्ट्रपति का पद वर्तमान भारतीय संविधान की बातचीत करें तो अनुच्छेद कौन सा है, 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। उपराष्ट्रपति के पद में अनुच्छेद 64 की बातचीत करें तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है, पदेन सभापति होता है। 2 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में चर्चा हो गई, उपराष्ट्रपति के पद के बारे में चर्चा हो गई।
इसी क्रम में बातचीत करें मूल अधिकार के बारे में, तो मूल अधिकार में पता चलता है कि मूल अधिकार का उल्लेख, ये मूल अधिकार कहाँ से ग्रहण किया है? अमेरिका से किया है। मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लेखित है। अनुच्छेद की बात करें तो 12 से 35 में उल्लेखित है। आगे नंबर 3 पे है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, ये भी प्रक्रिया हमने कहाँ से ग्रहण की है? तो हमने अमेरिका से ग्रहण की है। इसी क्रम में नंबर 4 पे बात करें तो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया, ये जो राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग की जो प्रक्रिया लाई जाती है अनुच्छेद 61 के तहत, ये प्रक्रिया पूरी की पूरी हमने कहाँ से ग्रहण की है? अमेरिका से ग्रहण की है। इसी क्रम में नंबर 4 पे बात करें, नंबर 5 पे बात करें, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सुपर कमांडर होता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सुपर कमांडर होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 है, जिसमें कहा है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सुपर कमांडर होता है। इसी क्रम में हम बातचीत अब आगे करेंगे कि और हमने अमेरिका से क्या क्या ग्रहण किया है। तो और अगर अमेरिका से हमने कुछ चीज़ों को और ग्रहण किया, इसी क्रम में हम बातचीत करेंगे कि न्यायिक पुनरावलोकन। ये जो न्यायिक पुनरावलोकन का जो प्रावधान है, ये न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान भी हमने अमेरिका से ग्रहण किया है। एक का नाम है जनहित याचिका। जनहित याचिका का भी प्रावधान हमने कहाँ से ग्रहण किया है? अमेरिका से ग्रहण किया है। इसके अलावा आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया हमने कहाँ से ग्रहण किया है? तो उस देश का नाम है अमेरिका। एक बार पुनः अपन चर्चा कर लेते हैं। आपसे थोड़ा सा निवेदन भी है, आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए व शेयर कीजिए। आप सभी के स्नेह व आशीर्वाद से कक्षा संचालित हो रही है। मैं बातचीत कर रहा हूँ न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, वो भी हमने अमेरिका से ग्रहण किया। न्यायिक पुनरावलोकन की जो प्रक्रिया है, वो भी हमने अमेरिका से ग्रहण की है। इसके अलावा हमने अभी पढ़ा है जनहित याचिका के बारे में, ये भी हमने कहाँ से ग्रहण किए? अमेरिका से किए। इसके अलावा हम बातचीत करें तो अगर आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों के अगर न्यायाधीश को जो हटाने की जो प्रक्रिया का जो प्रावधान किया गया है, जो पढ़ते हो, ये भी प्रक्रिया हमने कहाँ से ग्रहण किया है? तो उस देश का नाम है अमेरिका। तो हम यहाँ नंबर 6 पे लिख लेते हैं, नंबर 6। और नंबर 6 पे क्या लिख लेते हैं? नंबर 6 पे लिखते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का जो प्रावधान है, वो भी हमने कहाँ से ग्रहण किया है? तो उस देश का नाम है अमेरिका। नंबर 7 पे बातचीत करें तो जनहित याचिका। जनहित याचिका की बात करें तो जनहित याचिका, ये भी हमने कहाँ से ग्रहण किया है? अमेरिका से ग्रहण किया है। नंबर 8 पे बातचीत करें तो नंबर 8 पे लिखा गया है कि उच्चतम न्यायालय व उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना। उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है, ये भी प्रक्रिया हमने किस देश से ग्रहण की है? तो उस देश का नाम है अमेरिका। कि ये भी प्रक्रिया हमने किस देश से ग्रहण की है? तो उस देश का नाम हो गया अमेरिका। इसके अलावा हम बातचीत करें, एक और है कि प्रस्तावना में जो शब्द मिलता है हम भारत के लोग, प्रस्तावना की जो शब्दावली है, प्रस्तावना की जो शब्द है हम भारत के लोग, ये भी हमने कहाँ से ग्रहण किया है? अमेरिका से ग्रहण किया है। तो हम यहाँ नंबर 9 पर लिख लेते हैं प्रस्तावना के शब्द और कौन से? तो कोष्टक में लिख लेते हैं हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, ये भी हमने कहाँ से ग्रहण किया है? तो ये भी हमने कहाँ से किया है? अमेरिका से ग्रहण किया है। अब चर्चा कर लेते हैं एक बार पुनः। नंबर 6 पे हम कहा कि न्यायिक पुनरावलोकन की जो प्रक्रिया है, ये भी अमेरिका से ग्रहण किया है। लोक जनहित याचिका है, ये भी हमने अमेरिका से ग्रहण किया है।
उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो हटाने की जो प्रक्रिया है ये भी हमने अमेरिका से ग्रहण की है। इसके अलावा प्रस्तावना के जो शब्द है हम भारत के लोग, ये भी हमने कहाँ से ग्रहण किया है, तो उस देश का नाम है अमेरिका। अमेरिका से हमने उपराष्ट्रपति का पद, इसके अलावा राष्ट्रपति को विरुद्ध जो महाभियोग की जो प्रक्रिया लाई जाती है, इसके अलावा राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सुपर कमांडर होता है। इसके अलावा न्यायिक पुनरावलोकन, प्रस्तावना के शब्द, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, और इसके अलावा लोक जनहित याचिका के बारे में जो प्रावधान है, ये पूरे के पूरे जो 9 के 9 प्रावधान है, ये हमने किस देश से ग्रहण किया है, तो उस देश का नाम है अमेरिका। सबसे पहले हमने अमेरिका देश के बारे में बातचीत की और हमने जाना कि अमेरिका देश से कौन कौन से प्रावधान ग्रहण किए हैं, तो हमने एक एक प्रावधान के बारे में चर्चा की है। प्रतियोगिता परीक्षा में अगर प्रश्न आ जाए, अगर पूछ ले कि न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया हमने किस देश से ग्रहण की है, और 4 अगर ऑप्शन में इस प्रकार के देशों के नाम आ जाए, तो हमें कौन सा देश करना है, तो वो देश करना है अमेरिका। अब हम एक देश के बारे में और चर्चा कर लेते हैं। उस देश का नाम है रूस। उस देश का नाम क्या है? रूस। और रूस से हमने क्या ग्रहण किया है? शायद आपको पता है कि रूस से हमने मूल कर्तव्य के प्रावधान को ग्रहण किया है। मूल कर्तव्य के बारे में बातचीत करें तो मूल कर्तव्य का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में किया गया है। और मूल कर्तव्य के प्रावधान कहाँ किया गया, अगर भाग की बात करें तो 4A में किया गया है। आपसे पूछे कि मूल कर्तव्य कितने हैं वर्तमान में, तो मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है और इनका प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 4(1) में किया गया है। अनुच्छेद की बात करें तो 51(1) में किया गया है। और हमने मूल कर्तव्य का जो प्रावधान है वो किस देश से ग्रहण किया है, तो उस देश का नाम है रूस। हम इनके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। हम नंबर 2 पे बातचीत कर रहे हैं, उस देश का नाम है रूस। और रूस से अगर कोई ग्रहण किया है, या अगर रूस के अलावा अगर आपको पूछ ले इस प्रकार नाम आ जाए, सोवियत संघ। कौन सा संघ? सोवियत संघ। सोवियत संघ के बारे में अगर पूछ ले तो 1 नंबर आता है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य, ये मूल कर्तव्य का जो प्रावधान है हमने कहाँ से ग्रहण किया है? सोवियत संघ और रूस से ग्रहण किया है। आपको पूछ ले कि वर्तमान भारतीय संविधान में किस भाग में मूल कर्तव्य का प्रावधान है, तो उस भाग का नाम है 4(क). अगर आपको पूछ ले कि मूल कर्तव्य के अनुच्छेद के बारे में पूछ ले कि किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया, तो अनुच्छेद है 51A। अगर पूछ ले कि वर्तमान भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं, या मूल कर्तव्य की संख्या पूछ ले, तो उस संख्या के बारे में बातचीत करें तो संख्या कितनी है? 11। साथियों, हम बात कर रहे हैं उस देश का नाम है रूस या सोवियत संघ। रूस या सोवियत संघ के बारे में बातचीत करें तो रूस या सोवियत संघ से हमने जिस चीज़ का प्रावधान लिया है, जिस चीज़ को ग्रहण किया है, वो है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य आपको पता है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारत में लागू हुए थे। मूल कर्तव्य पर प्रावधान हमने रूस या सोवियत संघ से लिया और इनका प्रावधान भाग 4(क) में किया गया, अनुच्छेद 51A में किया गया, संख्या है इनकी 11। इन 2 देशों के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की है, अध्ययन किया है। इसी क्रम में अब हम एक अगले देश की बात करते हैं। उस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या ग्रहण किया है? आपके मन में अगर प्रश्न आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या ग्रहण किया है या नहीं किया है, तो आपने ऑस्ट्रेलिया से 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं को ग्रहण किया है। एक बिंदु का नाम है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का अगर प्रावधान पूछे कि समवर्ती सूची का प्रावधान हमने किस देश से ग्रहण किया है, तो उस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा एक और है, उसका नाम है संसद की संयुक्त बैठक। संसद की संयुक्त बैठक के बारे में अगर पूछे तो संसद की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो भी हमने कहाँ से ग्रहण किया है, तो उस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। तो एक बार हम इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक हमारा नंबर 3 पर महत्वपूर्ण देश है और उस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से बातचीत करें तो ऑस्ट्रेलिया से हमने 2 चीज़ों का प्रावधान लिया है। एक का नाम है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची का जो प्रावधान है हमने ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया है। इसके अलावा नंबर 2 पे बात करें, ए पे बात कर ली, नंबर 2 पे बात करें तो संसद की
संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक, संसद की संयुक्त बैठक है। इस संयुक्त बैठक का प्रावधान है वो भी हमने कहाँ से ग्रहण किया है? ऑस्ट्रेलिया की। वर्तमान संविधान में अगर बातचीत करें तो वर्तमान संविधान में अगर आपसे पूछे या वर्तमान संविधान के संदर्भ में बातचीत करें, संसद की संयुक्त बैठक के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। संसद की संयुक्त बैठक है, इसका प्रावधान किया गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में, अनुच्छेद 108 में प्रावधान। संसद के दोनों सदन राज्यसभा व लोकसभा के बीच में किसी साधारण विधेयक को लेकर अगर बीच में मतभेद हो जाए और उसकी अवधि 6 माह हो जाए तो राष्ट्रपति क्या करता है? संसद की संयुक्त बैठक बुलाता है। संसद की संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? तो उस पद का नाम है राष्ट्रपति। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। राष्ट्रपति क्या करता है? संसद की संयुक्त बैठक बुलाता है और जिस अनुच्छेद के तहत बुलाता है उस अनुच्छेद का नाम है 108। यहाँ दो महत्वपूर्ण बिंदु है, दो महत्वपूर्ण प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न है और दोनों प्रश्नों को नोट लगा के लिखने की आवश्यकता है क्योंकि ये किसी न किसी एग्जाम में पूछ लेते हैं। अगर हम बातचीत करें कि 108 में ये लिखा गया है कि प्रावधान किया गया संसद की संयुक्त बैठक का जो कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन 118 में क्या किया गया है? 118(4) में लिखा गया है कि जो संसद की संयुक्त बैठक होगी, संसद की संयुक्त बैठक होगी, उस बैठक की जो अध्यक्षता है वो अध्यक्षता कौन करेगा? बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। लोकसभा अध्यक्ष क्या करेगा? संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। हमारा प्रश्न है कि हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या ग्रहण किया है? इसका उत्तर है कि हमने ऑस्ट्रेलिया से 2 चीज़ें ग्रहण की है। 2 चीज़ें कौन सी? समवर्ती सूची, इसके अलावा संसद की जो संयुक्त बैठक है, इस संयुक्त बैठक का प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया है। लेकिन प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से बात करें कि संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण तो कर लिया, लेकिन भारतीय संविधान में कहाँ प्रावधान किया गया है? तो संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में किया गया है। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। अगर हम बातचीत करें कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है संयुक्त बैठक की, तो बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118(4) में दिया गया है। अब हम बातचीत करेंगे, हमने अमेरिका के बारे में अध्ययन किया, हमने रूस सोवियत संघ के बारे में अध्ययन किया, हमने ऑस्ट्रेलिया के बारे में अध्ययन किया। अब हम एक देश के बारे में चर्चा करेंगे, उस देश का नाम है फ्रांस। कि हमने फ्रांस से क्या ग्रहण किया है। आपके मन में भी ये प्रश्न उठ रहा होगा कि हमने फ्रांस से आखिर ग्रहण क्या किया है, और ये भी प्रश्न मेरे दिमाग में भी चल रहा है। फ्रांस की बात करें तो आप जो वर्तमान में जो गणतंत्र जो शब्द है, जो गणतंत्रात्मक जो शब्द है, ये गणतंत्र शब्द है वो हमने किस देश से ग्रहण किया है? तो उस देश का नाम है फ्रांस। फ्रांस से हमने गणतंत्र शब्द को ग्रहण किया है। इसके अलावा आपने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो अवधारणा पढ़ी है, किस किस की? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की जो अवधारणा पढ़ी है, ये पूरी की पूरी जो अवधारणा है वो हमने किस देश से ग्रहण की है? तो उस देश का नाम है फ्रांस। तो हम एक फ्रांस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हमने ऑस्ट्रेलिया के बारे में चर्चा कर ली, रूस के बारे में चर्चा कर ली, अमेरिका के बारे में चर्चा कर ली। अब हम बातचीत करते हैं फ्रांस के बारे में। हमारा नंबर 4 पर देश है, उस देश का नाम है फ्रांस। कि हमने आखिर फ्रांस से क्या ग्रहण किया है? अगर इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो फ्रांस से हमने ग्रहण किया है गणतंत्र शब्द। कौन सा तंत्र? तांत्रिक तंत्र नहीं, गणतंत्र शब्द हमने कहाँ से ग्रहण किया है? फ्रांस से किया है। इसके अलावा हमारे देश में जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की अवधारणा ये भी हमने किस देश से ग्रहण की है? तो उस देश का नाम है फ्रांस। अगर पूछ ले, ऐसे प्रश्न आ जाता है कि जो वर्तमान में जो भारत एक गणतंत्रात्मक देश है, गणतंत्र की अवधारणा पर काम कर रहा है, ये गणतंत्र शब्द हमने किस देश से ग्रहण किया है? तो उस देश का नाम है फ्रांस। इसके अलावा हमारे देश में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की अवधारणा चलती है।
और ये जो अवधारणा है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की, ये भी अवधारणा हमने किस देश से ग्रहण किया है? तो उस देश का नाम है फ्रांस। इस क्रम में पहले भी वीडियो अपलोड किया जा चुका है, लेकिन ब्लैक बोर्ड की कमी की वजह से उसमें साफ नहीं दिखाई देने के कारण वापस इस चीज़ को अपलोड किया जा रहा है। अब हम बातचीत करेंगे उस देश का नाम है जर्मनी, कि जर्मनी से हमने क्या ग्रहण किया है। अगर प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पूछ ले कि जर्मनी से हमने किस चीज़ को ग्रहण किया है, किस चीज़ के प्रावधान को ग्रहण किया है, तो जर्मनी से अगर बातचीत करें कि आपातकालीन जो प्रावधान है, ये प्रावधान हमने जर्मनी से ग्रहण किया है। आपातकालीन प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352, 356 और 360 में उल्लेखित है। 352, 356 और 360 में जो आपातकालीन जो प्रावधानों के बारे में जो उल्लेख किया गया है, ये जो प्रावधान है ये हमने कहाँ से ग्रहण किया है? जर्मनी से किया है। इसके अलावा आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का जो निलंबन होता है, ये जो निलंबन की जो पूरी प्रक्रिया है, ये भी हमने कहाँ से ग्रहण किया है? तो ये भी हमने जर्मनी से ग्रहण किया है। अगर प्रश्न की दृष्टि से बातचीत करें, परीक्षा की दृष्टि से बातचीत करें, तो जर्मनी से हमने 2 चीज़ों का ग्रहण किया है। आपातकालीन प्रावधान के बारे में, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352, 356, 360 में मिलता है। इसके अलावा अगर बातचीत करें कि जब आपातकालीन की जब स्थिति होती है, तो मूल अधिकारों का जो निलंबन होता है, ये जो मूल अधिकारों का जो निलंबन होता है, ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया हमने किस देश से ग्रहण की है? तो उस देश का नाम है जर्मनी। इनके बारे में एक बार हम एक चर्चा कर लेते हैं, फिर हम आगे के देश के बारे में चर्चा करेंगे। अभी हम जर्मनी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हम बातचीत कर रहे हैं जर्मनी के बारे में। नंबर 5 पे जो देश है, उस देश का नाम है जर्मनी। और जर्मनी के बारे में बातचीत करें तो नंबर 1 पे आता है आपातकाल का प्रावधान। आपातकाल का प्रावधान, और आपातकाल का जो प्रावधान है, ये आपातकाल का प्रावधान हमने किस देश से ग्रहण किया है? तो उस देश का नाम जर्मनी। और आपातकाल का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352, 356 व 360 में उल्लेखित किया गया है। इसके अलावा नंबर 2 पे अगर बातचीत करें, तो नंबर 2 पे जिस प्रावधान के बारे में चर्चा की गई है, उस प्रावधान का नाम है आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। मूल अधिकारों का निलंबन। एक बार पुनः चर्चा कर लेते हैं। बात हो रही है जर्मनी देश की, कि जर्मनी देश से हमने क्या ग्रहण किया। तो जर्मनी से हमने किया आपातकाल का प्रावधान, और आपातकाल का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352, 356 व 360 में मिलता है। इसके अलावा बातचीत करें कि आपातकाल के दौरान जो मूल अधिकारों का जो निलंबन किया जाता है, ये भी पूरी की पूरी प्रक्रिया है, ये भी हमने किस देश से ग्रहण किया है? तो उस देश का नाम है हमारा जर्मनी। नंबर 6 एक महत्वपूर्ण देश है, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। उस देश का नाम है इंग्लैंड। कि आखिर हमने प्रावधानों का जब हमने ग्रहण कर रहे थे, उस समय हमने इंग्लैंड से क्या क्या ग्रहण किया। भीमराव अंबेडकर साहब कहते थे, किसी चीज़ में, किसी व्यक्ति में या किसी भी देश में अगर कोई अच्छाई आपको नज़र आ रही है, उस अच्छाई को आप अगर ग्रहण करते हो, तो उसे आप चोरी नहीं कहते, एक अच्छी चीज़ को आप ग्रहण कर रहे हो। इसी प्रकार जिस देशों से अच्छी अच्छी चीज़ों का ग्रहण किया जा रहा था, उस समय भारत ने भी अच्छी अच्छी चीज़ों का ग्रहण करके भारतीय संविधान का निर्माण किया था। हम बात करें इंग्लैंड की, कि हमने इंग्लैंड से क्या क्या ग्रहण किया। तो इंग्लैंड की अगर बारी आती है, तो विधि का जो शासन है, ये भी हमने कहाँ से ग्रहण किया है? इंग्लैंड से ग्रहण किया है। जो वर्तमान भारत के संविधान में विधि का जो शासन है, कानून का जो शासन है, ये जो शासन है, ये हमने कहाँ से ग्रहण किया है? इंग्लैंड से ग्रहण किया है। इसके अलावा संसदीय शासन व्यवस्था है,
भारत में जो संसदीय शासन व्यवस्था चल रही है वर्तमान में, ये पूरी की पूरी जो संसदीय शासन व्यवस्था है ये भी हमने किस देश से ग्रहण किया है, तो उस देश का नाम है इंग्लैंड। इसके अलावा हम बात करें कि विधि निर्माण की जो प्रक्रिया, विधि का शासन, साथ में विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है, ये भी पूरी की पूरी प्रक्रिया हमने किस देश से ग्रहण की है, तो उस देश का नाम है इंग्लैंड। तो हम कुछ बिंदुओं को यहाँ लिख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए, और साथ साथ आप भी अपने नोटबुक में इसी प्रकार लिखते चलिए। तो अब हम जिस देश के बारे में बात कर रहे हैं उस देश का नाम है, नंबर 7 पे बातचीत कर लेते हैं, इंग्लैंड। इंग्लैंड के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इंग्लैंड के बारे में चर्चा करें तो इंग्लैंड से हमने किस चीज़ को ग्रहण किया है, तो इंग्लैंड को किया है विधि का शासन। विधि का जो शासन है, भारत में जो विधि का जो शासन है ये भी हमने कहाँ से ग्रहण किया है, इंग्लैंड से ग्रहण किया है। इसके अलावा नंबर 2 पर बात करें तो जो संसदीय शासन व्यवस्था है भारत में, पूरी की पूरी जो संसदीय शासन व्यवस्था है ये भी हमने कहाँ से ग्रहण की है, तो उस देश का नाम है इंग्लैंड। इसके अलावा विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है ये भी हमने कहाँ से ग्रहण की, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया ये भी हमने कहाँ से, किस देश से ग्रहण किया, तो उस देश का नाम हो जाएगा इंग्लैंड। इसके अलावा भारत में जो एकल नागरिकता का जो सिस्टम चल रहा है कि भारत में कुछ ऐसे देश हैं जहाँ जो जिस देश की नागरिकता होना आवश्यक है उस राज्य की नागरिकता का होना आवश्यक है, लेकिन भारत में क्या सिस्टम है, भारत में एक भारतीय नागरिकता मिलती है। जैसे मैं राजस्थान से हूँ तो मुझे भारत की नागरिकता, इसके अलावा राजस्थान की नागरिकता को ग्रहण नहीं करना है, मेरे को भारत की नागरिकता ग्रहण करनी है। अगर मैं भारत की नागरिकता मेरे पास में है तो मैं भारत के किसी भी कोने में जाके बस सकता हूँ। कुछ ऐसे देश हैं जिस देश की भी नागरिकता होनी चाहिए, इसके अलावा जिस राज्य में वो निवास कर रहा है उस राज्य की भी नागरिकता होनी आवश्यक है। लेकिन भारत में जो वर्तमान जो सिस्टम चल रहा है वो एकल नागरिकता का सिस्टम चल रहा है। तो एकल नागरिकता के अंतर्गत बात करें तो एकल नागरिकता का जो प्रक्रिया है ये हमने कहाँ से ग्रहण किया है, तो इंग्लैंड से ग्रहण किया है। तो नंबर 4 पर हम बातचीत कर लेते हैं, एकल नागरिकता। इसके अलावा विधि का शासन हो गया, संसदीय शासन व्यवस्था हो गया, विधि निर्माण की प्रक्रिया होगी, एकल नागरिकता हो गई, एक और रह गया उसका नाम है महान्यायवादी का पद। महान्यायवादी का पद, महान्यायवादी के पद का जो प्रावधान है ये भी प्रावधान हमने कहाँ से ग्रहण किया है, तो उस देश का नाम है इंग्लैंड। हमने ये कहा विधि का शासन, संसदीय शासन व्यवस्था, विधि निर्माण की प्रक्रिया, एकल नागरिकता, महान्यायवादी का पद, ये पांचों की पांचों प्रक्रिया हमने किस देश से ग्रहण किया, तो उस देश का नाम है इंग्लैंड। अब हम बातचीत करेंगे कि महान्यायवादी के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं कि महान्यायवादी होता है, उसका प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो उस अनुच्छेद का नाम है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। और महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो महान्यायवादी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। और महान्यायवादी होता है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पे बना रहता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है। ये हमने इंग्लैंड के बारे में चर्चा कर ली। इंग्लैंड से हमने क्या क्या ग्रहण किया, विधि का शासन ग्रहण किया, संसदीय शासन व्यवस्था को ग्रहण किया, विधि निर्माण की प्रक्रिया को ग्रहण किया, एकल नागरिकता को ग्रहण किया, महान्यायवादी का पद ग्रहण किया है। और महान्यायवादी का पद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में उल्लेखित है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बना रहता है। अब हम बातचीत करेंगे एक अगले देश की, उस देश का नाम है दक्षिण अफ्रीका। कि हमने दक्षिण अफ्रीका से क्या ग्रहण किया है, क्या हमने दक्षिण अफ्रीका से कुछ ग्रहण किया है या नहीं किया है। अगर हमने दक्षिण अफ्रीका से कुछ ग्रहण किया है तो उस प्रावधान के बारे में भी हमें पता होना बहुत ज़रूरी है कि दक्षिण अफ्रीका से आखिर हमने क्या ग्रहण किया है। तो अब हम बातचीत कर लेते हैं दक्षिण अफ्रीका के बारे में। और दक्षिण अफ्रीका से हमने ग्रहण किया है वो लिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया।
वर्तमान में जो भारत देश में जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया चल रही है, ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, ये हमने कहाँ से ग्रहण किया है? तो ये हमने दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण किया है। क्या इसके अलावा भी कुछ हमने दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण किया है? तो एक और ग्रहण किया है, उसका नाम है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन की जो प्रक्रिया है, निर्वाचन किस प्रकार किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये जो पूरी की जो प्रक्रिया है, ये भी हमने कहाँ से, किस देश से ग्रहण किए? तो उस देश का नाम है दक्षिण अफ्रीका। तो अब हम दक्षिण अफ्रीका के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीका का क्या प्रभाव पड़ा है। तो हमारा अगला देश है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका, और दक्षिण अफ्रीका के बारे में बातचीत करें तो दो चीज़ों को हमने ग्रहण किया है। एक का नाम है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने किस देश से ग्रहण की है? तो दक्षिण अफ्रीका से। इसके अलावा नंबर 2 पे बातचीत करें तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ये भी हमने कहाँ से ग्रहण किया है? ये भी हमने दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण किया है। वर्तमान में जो संविधान संशोधन की जो पूरी प्रक्रिया है, ये हमने किस देश से ग्रहण किया? तो उस देश का नाम है दक्षिण अफ्रीका। इसके अलावा राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, उनका जो निर्वाचन होता है, ये भी हमने किस देश से ग्रहण किया है? तो ये भी हमने कहाँ से किया है? दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण किया है। अब एक महत्वपूर्ण देश आ रहा है, उस देश का नाम है आयरलैंड। आयरलैंड से हमने क्या ग्रहण किया है? वर्तमान भारतीय जो संविधान है, उस पर आयरलैंड का क्या प्रभाव पड़ा है? आयरलैंड से हमने किन किन तत्वों को ग्रहण किया है? क्या वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है या नहीं है? तो आयरलैंड से जिन चीज़ों को हमने ग्रहण किया है, वो प्रतियोगिता परीक्षा से सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अगर हम बातचीत करें आयरलैंड के बारे में, तो आयरलैंड के बारे में कहा जाता है कि आयरलैंड से हमने 2 चीज़ों को ग्रहण किया है। एक नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में अगर बातचीत करें तो वो भी हमने कहाँ से ग्रहण किया है? आयरलैंड से ग्रहण किया है। इसके अलावा बातचीत करें तो राज्यसभा में जो राष्ट्रपति जिन सदस्यों का मनोनयन करते हैं, इनके बारे में जो प्रावधान है, ये भी हमने कहाँ से ग्रहण किया है? आयरलैंड से ग्रहण किया है। हम जिस देश के बारे में बातचीत कर रहे हैं, उस देश का नाम है आयरलैंड। हमारा प्रश्न यह है कि आयरलैंड से हमने क्या ग्रहण किया है? तो इस चीज़ का उत्तर यह है कि आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक तत्वों को ग्रहण किया है। नीति निर्देशक तत्वों के अलावा राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा जिन सदस्यों का मनोनयन होता है, ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है, ये भी हमने किस देश से ग्रहण किया है? तो उस देश का नाम है आयरलैंड। अब हम इनके बारे में, प्रावधानों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, आयरलैंड देश के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब हम बातचीत करेंगे आयरलैंड के बारे में। आयरलैंड, और आयरलैंड का क्या प्रभाव पड़ा है? तो आयरलैंड से पहले लिया है हमने नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों को हमने किस देश से ग्रहण किया है? तो उस देश का नाम है आयरलैंड। और नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान के भाग किस भाग में आते हैं? तो भाग 4 में आते हैं। अनुच्छेद के बारे में अगर बातचीत करें तो 36 से 51 में आते हैं। अनुच्छेद की बात करें तो 36 से 51। नंबर 2 पे हम बातचीत कर लेते हैं, ए पे हो गई, बी पे कर लेते हैं कि राज्यसभा में नंबर 2 पे बातचीत कर ले। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा सदस्यों का मनोनयन, अब हम बातचीत कर रहे हैं कि नीति निर्देशक तत्वों को भी हमने आयरलैंड से ग्रहण किया है, और राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा जिन सदस्यों का मनोनयन होता है, ये भी हमने कहाँ से ग्रहण किया है? तो ये हमने कहाँ से किया है? आयरलैंड से। अब भारत के संविधान के संदर्भ में बातचीत करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में इस चीज़ का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 80 का जब अध्ययन करते हैं तो
इसमें पता चलता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा सदस्यों का मनोनयन होता है। ये किससे संबंधित होते हैं? तो ये साहित्य, ये कला, विज्ञान, समाज सेवा से संबंधित होते हैं। समाज सेवा व अन्य ऐसे क्षेत्र जिसका भारत में उल्लेखित किया गया है भारतीय संविधान में। तो ये प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक तत्वों को ग्रहण किया है जो भारतीय संविधान के भाग 4 में उल्लेखित है। अनुच्छेद के बारे में बातचीत करें तो 36 से 51 में उल्लेखित है। बातचीत करें राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा जो सदस्यों का मनोनयन होता है, यह भी हमने किस देश से ग्रहण किया है? आयरलैंड से। और ये जिस देश से ग्रहण किया है आयरलैंड से, लेकिन अनुच्छेद की बात करें तो ये हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में उल्लेखित है। और किन सदस्यों का मनोनयन होता है? जो सदस्य साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में अग्रणी भूमिका निभाते हैं, इनका मनोनयन राष्ट्रपति साहब करते हैं और ये करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत। अब हम बातचीत कर लें, आयरलैंड के बारे में बातचीत हो गई, अमेरिका के बारे में बातचीत होगी, ऑस्ट्रेलिया के बारे में हो गई, हमने जर्मनी के बारे में बातचीत कर ली। अब हमारा एक देश रह गया, उस देश का नाम है कनाडा। कि कनाडा से हमने क्या ग्रहण किया है? क्या भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान का प्रभाव पड़ा है? क्या कुछ हमने वहाँ से कुछ तत्वों को ग्रहण किया है या नहीं किया है? कनाडा के बारे में बातचीत करें तो कनाडा से हमने 2 चीज़ों का ग्रहण किया है। एक, राज्यपाल की नियुक्ति का जो प्रावधान है, ये पूरा का पूरा प्रावधान हमने कनाडा से ग्रहण किया है। इसके अलावा राष्ट्रपति साहब क्या करते हैं? उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेते हैं। ये भी प्रक्रिया हमने कनाडा से ग्रहण की है। मैं मेरी बात को एक बार पुनः दोहराता हूँ। हमने राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कहाँ से ग्रहण किया है? तो उस देश का नाम है कनाडा। हमने कहाँ से ग्रहण किया है? कनाडा से ग्रहण किया है। इसके अलावा राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेता है। इस चीज़ का भी प्रावधान हमने किस देश से ग्रहण किया है? तो वो देश है कनाडा। तो हम इनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। हमारा अगला देश हो जाएगा कनाडा। कनाडा से हमने ग्रहण किया नंबर 1 पे बातचीत करें, राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान। और इसके अलावा नंबर 2 पे बातचीत कर लेते हैं, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेता है। अब हम बातचीत करें कि राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस देश से ग्रहण किया है? तो कनाडा से ग्रहण किया है। और राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से जो परामर्श लेता है, ये भी हमने कहाँ से ग्रहण किया है? तो कनाडा से ग्रहण किया है। अब हम बातचीत करें कि राज्यपाल के पद का प्रावधान और नियुक्ति का क्या प्रावधान है। अगर हम बातचीत करें कि राज्यपाल के पद का प्रावधान, राज्यपाल के पद का प्रावधान, और पद का प्रावधान किया गया है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में किया गया है। और नियुक्ति के बारे में बातचीत करें तो नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति जिस अनुच्छेद के तहत करता है वो अनुच्छेद है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 155। और राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से जो विचार विमर्श या परामर्श लेता है, इस चीज़ का प्रावधान के बारे में बातचीत करें तो अनुच्छेद 143 में, अनुच्छेद 143 में इस चीज़ का प्रावधान किया गया है। हम पढ़ रहे कनाडा देश के बारे में कि कनाडा से हमने क्या ग्रहण किया है। कनाडा से हमने राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान ग्रहण किया है। राज्यपाल का पद का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में किया गया है। और नियुक्ति राष्ट्रपति करता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेता है। ये चीज़ें हमने कहाँ से ग्रहण की है? तो कनाडा से ग्रहण किए। वर्तमान भारतीय संविधान की दृष्टि से देखें तो ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 हो जाता है। भारतीय जो संविधान है, वर्तमान हम भारतीय संविधान को पढ़ते हैं, इस संविधान में हमने कुछ अनेक देशों से कुछ न कुछ चीज़ों को ग्रहण किया है। और वो चीज़ों के बारे में हमने तत्वों के बारे में अध्ययन किया कि किस किस देश से हमने क्या क्या चीज़ें ग्रहण की है। एक एक देश के बारे में चर्चा की, एक एक प्रावधान के बारे में चर्चा की। जब हमने देश व प्रावधान दोनों के बारे में चर्चा की
तो मैं ये समझता हूँ कि प्रतियोगिता परीक्षा में अगर आप अच्छी तरह से तैयारी करते हो, पढ़ते हो, तो आपका कोई भी गलत प्रश्न नहीं होगा। इसके अलावा कुछ अलग विशेष तत्वों के बारे में, विशेष बिंदुओं के बारे में चर्चा की, अनुच्छेदों के बारे में चर्चा की। आज इस टॉपिक के अंतर्गत कम से कम हमने 10 अनुच्छेदों के बारे में चर्चा की है। जो अनुच्छेद शायद आपको अगर याद हो तो आपको अच्छा लगेगा, आपको प्रतियोगिता परीक्षा में इस चीज़ का फायदा होगा। तो ये हमारा टॉपिक था भारतीय संविधान के स्रोतों के बारे में, जिससे संबंधित हमने बातचीत की।